हे फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप लोग चैटिंग करके गेम खेल के आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक स्टूडेंट ऐसा कर रहा है। लेकिन आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इस टॉपिक में जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में ये प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत का वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट असिस्टन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। अहमदनगर का किला, ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है, जैसे ही मुझे याद दिला देता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहजा रहा है। वही मुझे इस बात का याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। अतीत का भार, दूसरे जिले की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए कड़िया बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि ये इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिक्ष संधियाँ देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। ये घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने एक किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बता लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपनी आज के विचारों और क्रियाकलापों पे साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी ये दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिसका जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन के सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता से दसियों हजारों साल से दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजय की दुखिया यंत्रणा का, मानव के इन हैरत अंगेज साहसिक कार्य का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और
जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की सोच जारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति आरों में से एकदम अलग नहीं होता। अलविदा, एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप है। इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने के बाद एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय को कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सहती तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अगर वीडियो समझ में आया और देखने में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़े से पढ़ने के लिए।